हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस अलाउ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष कुमार घोष आज एक और यूजफुल वीडियो के साथ आ चुका हूँ इस चैनल पे। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है कि आंसर कैसे लिखे लॉ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लॉ में आप प्रोविजन समझ जाओगे लेकिन आंसर लिखना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। मेरे को बहुत लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज करके ये पूछा कि भाई मेरे को बताओ कि कैसे लिखना है, क्या पॉइंट वाइज होगा या फिर स्टडी मटेरियल के सारे जितने लाइन है सब वही कॉपी करना होगा, मेरे को रटना पड़ेगा, या फिर मेरे को अगर इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं, सेक्शन याद नहीं है तो मैं क्या करूं। तो मैं फिर से लेकर आया हूं ये वीडियो। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई थी, इसमें मैं फिर से बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे टैकल करना है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जब मैं फाउंडेशन में था शुरू में मेरे को भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस किया मेरे को कोई दिक्कत फिर नहीं होने लगी। तो तुम्हें भी प्रैक्टिस करना होगा। ये करने के बाद मैंने सारे PYQ के PDF जो है ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया। अराउंड उसमें 158 पेज है भाई, उतना तो तुम अटैम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। तो वो जाके कोशिश करो, 3-4 अब क्वेश्चन डेली बनाओ तो तुम्हारा हाथ एकदम फ्री हो जाएगा, एग्जाम में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बताता हूँ कि इसे करना कैसे। ये 3 मार्क्स का है, ये भी PYQ है। एंड बता दूं ये छोटा क्वेश्चन देखने में, लेकिन छोटा बिल्कुल नहीं है। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों है मैं बताता हूं अभी तुम्हें। क्वेश्चन पढ़ो। टीके ऑर्डर टिम्बर 1 इंच थिकनेस फॉर बीइंग मेड इनटू ड्रम। पहली बात तो क्वेश्चन तुम्हें बताएगा कि कौन सा सेक्शन मेरे में लगना है। क्वेश्चन ही तुम्हें हिंट देगा कि भाई देखो मेरे में ये सेक्शन लगेगा, बस तुम्हें एग्जाम में वो अंडरलाइन करना होगा ताकि तुम्हें जो तुम्हारे दिमाग में जो प्रोविजंस इतने सारे घूम रहे हैं उससे एक बाइफर्केशन हो जाएगा। एंड देन उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको उसके बाद हिंदी में आंसर सोच लेना माइंड में कि हाँ इसका आंसर ये होगा। देन फिर तुम उसको लिखना स्टार्ट करो। ये राइट वे है, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट इंग्लिश में जाकर वहाँ एक पेपर में लिखना स्टार्ट करोगे तो दिक्कत होगी। इसलिए पहले अपने माइंड में आंसर को सॉल्व करो, देन उसके बाद तुम लिखने स्टार्ट करो। यहाँ देखो, यहाँ जैसे इसने बोला कि टीके ऑर्डर टिम्बर 1 इंच थिकनेस फॉर बीइंग मेड इनटू ड्रम, उसने 1 इंच डिस्क्रिप्शन बता दिया कि मेरे को 1 इंच का थिकनेस का चाहिए, ठीक है, और पर्पस भी बताया ड्रम। तो यहाँ पर पर्पस बता दिया तो तुम्हें लगेगा कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस 16 सबसेक्शन 1 वो लग जाएगा क्योंकि उसने पर्पस बता दिया। सेलर एग्री टू सप्लाई, सेलर ने 1 इंच का टिम्बर सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया। उसने जो सप्लाई किया वो वैरी कर रहा है 1 इंच से 1.4 इंच में। द टिम्बर सप्लाई बाय द सेलर वैरी फ्रॉम 1 इंच टू 1.4 इंच, यानी एक्यूरेट 1 इंच का नहीं सप्लाई किया है, 1 से लेकर 1.4 इंच तक का सप्लाई किया है। द टिम्बर इज कॉमर्शली फिट फॉर द, लेकिन जो पर्पस यानी जो ड्रम बनाने के पर्पस के लिए मांगा गया था टिम्बर, वो पर्पस तो फुलफिल हुआ लेकिन डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 इंच मांगा गया था, 1 से 1.4 इंच तक है, लेकिन जो पर्पस के लिए मांगा गया था वो पर्पस फुलफिल हुआ है। टीके रिजेक्ट द गुड्स, टीके क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गुड्स। एक्सप्लेन विद द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वेदर द टीके कैन रिजेक्ट द गुड्स। अब इसके 2 आंसर्स मिलते हैं और ICI ने भी दोनों आंसर लिखे हैं। अब तुम्हें सोचना है कि कौन सा आंसर से तुम्हें बनाना है। देखो, अगर तुम सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के हिसाब से जाओ, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, आई थिंक तुमने 1 शॉट मेरा देख लिया होगा यूनिट 2 का, तुम्हें ये पता होगा सेक्शन 16 क्या बोलता है। अगर नहीं पता है तो भाई पहले देखो, 20-25 मिनट में मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूँ सारा चैप्टर का यूनिट वाइज। ऑलरेडी LLP एंड सोगा चल रहा है, सोगा 1-2 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा। तो अगर वो भी नहीं तुम्हारे पास टाइम है तो भैया दिक्कत है भैया, थोड़ा अब मेहनत करनी होगी। अब टाइम तुम नहीं देख सकते कि इतना टाइम मैं पढ़ूंगा, इतना टाइम पढ़ूंगा, अब तुम्हारे पास एकदम टाइम ही नहीं है, ऐसा समझ लो। तो देखो, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर बायर ने पर्पस बता दिया सेलर को और उसके स्किल पे रिलाई किया, सेलर वही काम करता है, सेलर डील भी करता है उसी गुड्स में नॉर्मल बिजनेस में, और रिलाई किया सेलर के स्किल पे और अपना पर्पस बायर ने बताया कि मेरे को ये काम के लिए ये गुड्स चाहिए, तो उस सिचुएशन में सेलर को गुड्स प्रोवाइड करना होगा बायर के पर्पस को फिट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बायर का पर्पस फिट हुआ, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बायर का पर्पस फिट हुआ, तो यहाँ पर टीके रिजेक्ट कर नहीं सकता गुड्स,
क्योंकि यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच हुआ नहीं है, क्योंकि पर्पस तो फिट हुआ, ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। लेकिन उसने यहाँ क्या दिया है, टीके ऑर्डर टिम्बर ऑफ 1 इंच। 1 इंच यानी ये तो डिस्क्रिप्शन भी बताया है, 1 इंच का ही हमको चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन बताया है कि नहीं, ये डिस्क्रिप्शन बताया है कि नहीं। तो सेक्शन 15 भी इस पे लग रहा है कि नहीं, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। उसमें क्या बोलता है, अगर डिस्क्रिप्शन से गुड्स कंपाइल नहीं करेंगे तो सेलर तो बायर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन है। तो यहाँ तो थिकनेस 1 इंच से 1.4 इंच है, यानी कि कंपाइल किया डिस्क्रिप्शन से, नहीं किया, तो एज पर सेक्शन 15 टीके कैंसिल कर सकता है। तो भाई देखो, दो सेक्शन दो अलग अलग आंसर, दो सेक्शन दो अलग अलग आंसर। 15 बोलता है कि हाँ भाई बायर के पास राइट है कैंसिल करने का, क्योंकि गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं किए। 16 बोलता है कि नहीं, बायर ने पर्पस बताया और सेलर ने वैसा ही गुड्स दिया है जो कि पर्पस को फिट किया है। अब आंसर क्या है भाई, आंसर दोनों सही है, आईसीआई ने बोला है। आप अजम्पशन लेकर चलिए कि आपको कौन सा सेक्शन लेकर चलना है। अगर आप सेक्शन 16 लेकर चलते हैं तो उसके हिसाब से आंसर दीजिए, अगर आप सेक्शन 15 लेकर चलते हैं तो उसके हिसाब से आप आंसर दीजिए। मैं कैसे चला था, मैंने कैसे लिया था, तो मैं इसे एज अ सेक्शन 15 लेकर चलता था, क्योंकि मैंने देखा कि 1 इंच थिकनेस है, वो कंपाइल नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन लगा दिया। क्या आप 16 लगा सकते हैं आंसर? हाँ लगा सकते हैं, बट इसमें आंसर चेंज हो जाएगा, तब टीके रिजेक्ट नहीं कर पाएगा गुड्स। और मैं सेक्शन 15 लगाता था, उसमें क्या टीके रिजेक्ट कर सकता था गुड्स? हाँ टीके रिजेक्ट कर सकता है गुड्स, क्योंकि ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन है। देखो कितना दिमाग लगाना पड़ता है एग्जाम में, तुम्हें इतना ही दिमाग लगाना होगा तुम्हें, इसलिए पेंसिल लेके एग्जाम में जाना आराम से, क्वेश्चन में अंडरलाइन करना, कीवर्ड्स की लाइन अंडरलाइन करना कि आंसर क्या मांग रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे में कौन सा आंसर लगाओ, वो मांग रहा है, ठीक है, उसी के रिलेटेड तुमको आंसर लिखना है। अगर ये एग्जाम में आता तो तुम क्या करते, अगर ये 7 नंबर का होता तो फिर मैं थोड़ा इसमें और कंटेंट ऐड करने की कोशिश करता, लेकिन ये 3 नंबर का है तो इसमें ज़्यादा ऐड करने की कंटेंट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन को पढ़ो, उसको हिंदी में अपने मन में आंसर बना लो, देन लिखने जाओ। पेंसिल लेके जाना एग्जाम में, अंडरलाइन करना की लाइन जो कि क्वेश्चन में लिखे हैं, जिससे आंसर जिसके रिलेटेड आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको लिखना कैसे है, चलो लिखता हूँ। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। ओ भाई ये कौन से कलर आ गया। आंसर, जब भी आंसर लिखो तो ऊपर में लिखना इस तरह पेज के मिडिल में, ठीक है। आंसर फर्स्ट या क्वेश्चन फर्स्ट। भाई एग्जामिनर को कष्ट मत देना, वो तुम्हें कष्ट दे देगा, ठीक है। जब भी केस स्टडी लिखो 3 फॉर्मेट होंगे, सबसे ऊपर लॉ होगा, उसके बाद फैक्ट होगा, फिर कंक्लूजन होगा। लॉ में क्या लिखना है, लॉ में जो प्रोविजन है एज इट इज उसको लिख देना है, ठीक है। फैक्ट में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको शॉर्ट में लिखना है, एंड कंक्लूजन में तुम्हारा आंसर होगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा लॉ। क्या लॉ एकदम एक्यूरेट बुक की लैंग्वेज होना चाहिए? नहीं, लॉ आराम से तुम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बस कीवर्ड्स लिखना जरूरी है। कीवर्ड्स क्या क्या हुए वो मैं अंडरलाइन करूंगा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तुम्हारे आंसर में होना चाहिए, बाकी तुम कैसे भी लिखो। लॉ, तो मैं सेक्शन 15 लेके चल रहा हूँ, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तुम 16 सबसेक्शन 1 भी लेकर चल सकते हो। स्टार्ट कैसे करना है, अगर तुम्हें याद नहीं है सेक्शन, तो फिर तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है। सेक्शन याद है तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, लेकिन अगर सेक्शन याद नहीं है तब देखो ऐसे लिखोगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, where the goods are sold by description, there is an
implied condition that the seller that the goods shall be compiled with such description, subject to the provision of Sale of Goods Act, where the goods are sold by description. There is an implied condition that the goods shall compile with such description. ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स कंपाइल करेंगे ये डिस्क्रिप्शन से। ये हो गए तुम्हारे कीवर्ड्स कि डिस्क्रिप्शन से बेचे जा रहे हैं, अगर बेचे जा रहे हैं तो कंपाइल करने चाहिए गुड्स डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं सेक्शन 16 का सिर्फ प्रोविज़न लिख देता हूँ, आंसर तुम उसके हिसाब से खुद बना लेना। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ एज अ वो करके, क्या बोलता हूँ, सेक्शन लगा के, अकॉर्डिंग टू सेक्शन। मैं सेक्शन यार छोड़ो, नीचे ही लिख दूंगा, बाद में इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ जगह नहीं हो रहा। ये हो गया, मैंने लॉ लिखा। अब मैं सेकंड फैक्ट लिखूंगा। फैक्ट में जो क्वेश्चन है बस उसको अपने तरीके से लिखना है। ठीक है, टीके रिजेक्ट द टिम्बर विच कॉमर्शली फिट फॉर द पर्पस इट वाज ऑर्डर बट डज नॉट कंपाइल विद द डिस्क्रिप्शन। लो भाई, इतना ही तो लिखना है बस। क्वेश्चन जो बड़ा है उसको शॉर्ट में करके लिख दो। टीके रिजेक्टेड द गुड्स that compiled for that fit for his purpose but भाई गाड़ी जा रहा है, but does not compile with the description of 1 inch thicknesses। ले भाई, ले फैक्ट हो गया। एंड कंक्लूजन में जो तुम्हें आता है, मतलब जो तुम्हारा आंसर है वो जाएगा। इन द इंस्टेंट केस since the goods, भाई ऐसा कौन सा गुड्स है जो एस से स्टार्ट होता है? since the goods are, गुड्स की जगह टिम्बर लिख दो भाई। कंक्लूजन में जो गुड्स का नाम है वो लिखा करो। ठीक है, टिम्बर। since the timber are sold by description and does not compile with such description, the same is breach of implied condition. The buyer shall have the right to repudiate the, आज भाई राइटिंग स्पीड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट। लो, ये हो गया तुम्हारा लॉ, फैक्ट, कंक्लूजन। बस अब अंडरलाइन कर देता हूँ, क्वेश्चन में भी लिख देता हूँ
पर्पस से कंपाइल कर दिया लेकिन डिस्क्रिप्शन से नहीं किया। कंक्लूजन में मेरा आंसर क्या है, बायर शैल हैव राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। बस इतना ही करना है तुम्हें। 3 नंबर में 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। आईसीआई फुल नहीं देगा, वो उसके मूड पे डिपेंड है, दे भी सकता है भाई। मेरे को तो पूरा लिखने के बाद भी 2.5 मार्क्स ऐसा मतलब काट लिया गया था, 0.5 मार्क्स सब कुछ सही लिखने के बाद भी। ये हो गया मैंने 15 से। अगर तुम 16 से बनाओगे तो 16 के प्रोविज़न लिखोगे। अब 16 के प्रोविज़न लिखोगे कैसे, अगर तुमने मेरे पिछले वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 2 किया है, तो उसमें मैंने जो प्रोविज़न लिखा है अपने नोट्स में टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है। तुम वही सीधा कॉपी कर दो भाई। देखना, अगर तुम देखोगे मेरा लैंग्वेज एकदम नोट्स का लैंग्वेज है, ठीक है। वो बुक के लैंग्वेज से उतना मैच नहीं करता है, क्योंकि मैं कीवर्ड्स लिखता हूँ, मेरे को इसी में मार्क्स मिले अच्छे, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। एंड एक अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं 3 नंबर का 3 मार्क्स का इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये अनपेड सेलर वाला है, यानी यूनिट 4 स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेक्शन 50। तो यूनिट 4 का जब मैं 1 शॉट डाल दूंगा तब मैं इसके बाद आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने अज्यूम किया है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, अभी तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं जो करवा रहा हूँ वही कर रहा हूँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, तुम्हें आता होगा, लेकिन फिर भी मैं लेके चल रहा हूँ। ये तो कंपनी का है, ठीक है। ये देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिलीवरी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्टेट द वेरियस मोड ऑफ डिलीवरी। अब इसमें लिखना कैसे भाई, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा, उसको हिंदी में कन्वर्ट किया। डिलीवरी क्या है, पहले अपने आप को माइंड में सेट कर लिया। डिलीवरी क्या है, वॉलेंट्री ट्रांसफ़र है, यानी पोजेसन ऑफ गुड्स का वॉलेंट्री ट्रांसफ़र है एक आदमी से दूसरे आदमी में, ठीक है। कल ही परसों ही हमने पढ़ा था डिलीवरी क्या है। फिर वेरियस मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, आयुष ने बताया था कि हाँ, आयुष भाई ने बताया था कि 3 तरह के डिलीवरी होते हैं। पहला एक्चुअल डिलीवरी जिसमें फिजिकल ट्रांसफ़र होता है, दूसरा सिंबॉलिक डिलीवरी जब गुड्स का सिंबल ट्रांसफ़र होता है जैसे कि कार की की, एंड तीसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यानी कि कोई सेलर जो है एक्नॉलेज कर देता है कि हाँ भाई तुम्हारा गुड्स ये हैंड ओवर ये लेके रखा हुआ है, तुम इससे डिलीवरी ले लेना, और बायर उसको ऑथराइज कर देता है। तो ये 3 तरह का डिलीवरी होता है। तो भाई यही तो लिखना है, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। अब इंग्लिश में लिखने में तो भाई कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आंसर 2 भाई साहब। आजकल भाई इंस्टाग्राम पे अलग ही ट्रेंड चल रहा है। लोग 2 मिनट इंस्टाग्राम खोलता है, उसमें भी भाई ट्रेंड में दिखता है जूस पिला दो मौसमी का। कौन लाता है ये सब ट्रेंड भाई। तो देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन में लॉ ऑफ फैक्ट कंक्लूजन ये वाला फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में भाई डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause 2 of Sale of Goods Act 1930, delivery means voluntary transfer of possession of goods from one person to another। बस ये डिलीवरी को मैंने डिफाइन कर दिया भाई। देख लेने दो मार्क्स कितने का है, 4 नंबर का। चलो ठीक है, ठीक है। अब मैंने मोड्स ऑफ डिलीवरी आर, मोड्स ऑफ डिलीवरी। अब मोड्स ऑफ डिलीवरी लिखूंगा। सबसे पहला एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी पॉइंट में आराम से मैं लिख दूंगा। एक्चुअल डिलीवरी, इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिलीवरी। अब ये लाइन मैंने क्यों लिखी, क्योंकि भाई 4 नंबर का है तो तुम्हारा थोड़ा लेंथ भी होना चाहिए आंसर में। मतलब अच्छा, लेंथ का मतलब कुछ नहीं, अब वो कुछ इधर उधर का कहानी नहीं लिखना है भाई, ठीक है। पॉइंट, अच्छे पॉइंट अगर तुम्हें आते हैं तो ऐड कर सकते हो। इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिलीवरी, इट इज़ फिजिकल
It is physical transfer of possession of goods. दूसरा, symbolic delivery. In such delivery, the token of the goods is transfer, indicating the transfer of possession of goods. तीसरा, constructive delivery. In such delivery, the actual, ऐसा ना, in such delivery is not affected by actual transfer of possession of goods. It is delivery by अटॉर्मेंट. इट इज़ डिलीवरी बाय अटॉर्मेंट. अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है तो भाई वन शॉट जाकर देखो यूनिट 1 का सेल ऑफ गुड्स एक्ट का. मैंने 30 मिनट्स में कंप्लीट किया. इसी चैनल पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा. सो ऐसे लिखते हैं लॉ को. पहले प्रोविजंस को हिंदी में कन्वर्ट करके अपने माइंड में समझ जाओ. फिर उसके बाद तुम्हें पूरा मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं लिखनी है. देखो मैंने अपनी लैंग्वेज लिखी है, बस कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख दिया. जैसे इसमें कीवर्ड्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है. वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, ये कीवर्ड है डिलीवरी के डिफिनेशन में. अब तुम अपने मन से कैसे ही बना के लिखो. फिर एक्चुअल डिलीवरी में क्या हुआ, फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, ये उसमें हुआ. सिंबॉलिक डिलीवरी में टोकन ऑफ द गुड्स ट्रांसफ़र, टोकन ऑफ द गुड्स ट्रांसफ़र, ये उसका कीवर्ड हो गया. फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का कीवर्ड क्या हुआ, इट इज़ एन डिलीवरी बाय अटॉर्मेंट, एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन इज़ नॉट अफेक्टेड, यानी एक्चुअल ट्रांसफ़र नहीं होता है. तो बस इतना ही तुम्हें करना है. इस तरह से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा. प्रेशर कम लो. एंड मैं जैसे ही शो का ख़त्म करूँगा तो मैं सोच रहा हूँ डेली एक वीडियो क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ इसी तरह यूट्यूब पे पोस्ट कर दूं. अगर तुम्हें चाहिए डेली ऐसे वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है या मेरे टेलीग्राम पे बता देना, क्योंकि मैं तभी करूंगा जब मेरे को तुम लोग बोलोगे. क्योंकि भाई टाइम बहुत सबके लिए प्रीसियस है. अगर तुम लोग को नीड होगा तो फिर मैं दूसरा चीज़ पे फोकस कर लूँगा. तो इसलिए तुम लोग कॉमेंट करके बताना कि तुम्हें और क्या क्या चाहिए, तब उसके हिसाब से मैं लाता जाऊँगा. नहीं तो भाई मेरा भी CA इंटर CS एग्जीक्यूटिव में सिलेबस बहुत वास्ट है. तो अगर तुम लोग को नीड नहीं होगा तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. मैं अपने उस पर फोकस करूँगा या तुम्हारे लिए कोई दूसरा चैप्टर बना दूँगा. सो अगर तुम्हें चाहिए कुछ भी तो नीचे कमेंट कर देना किसी भी वीडियो पे, या टेलीग्राम पे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.